क्लास 10 ज्योग्राफी 6 चैप्टर पॉपुलेशन। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया और ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन है उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ब्राज़ील की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया के किस जगह पे या किस स्टेट में या किस तरफ ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और ब्राज़ील में कहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इसके बाद जो 7 चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट, इसी चैप्टर का एक्सटेंशन है। उसमें ये देखेंगे कि ब्राज़ील के किस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, सेटलमेंट ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा है, और इंडिया के किस एरिया में ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिकली पॉपुलेशन होता है एक रिसोर्स होता है कंट्री का, मतलब जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वाटर है, लैंड है, फॉरेस्ट है, तो ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो उसी तरह ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, इससे बहुत काम आ सकता है। द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर नेशंस इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस। तो पॉपुलेशन की एक तो ज़्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट होता है, इसके अलावा क्वालिटी, मतलब पॉपुलेशन की क्वालिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि कोई भी नेशन जो है कितना वो डेवलप्ड है, हाँ, मतलब सोशली कितना आगे है, इकोनॉमिकली कितना आगे है। तो हम लोग ब्राज़ील और इंडिया का देखते हैं कि दोनों के पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है। तो इस चैप्टर में 2-3 कीवर्ड्स आएंगे, जैसे एक होता है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पर स्क्वायर किलोमीटर, जैसे स्क्वायर बनाओ, मतलब आप नॉर्थ में 1 किलोमीटर चल के जाओ, वेस्ट में साउथ में चल के जाओ, मतलब सारे, अगर आप समझो नॉर्थ में जा रहे हो 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद ईस्ट में 1 किलोमीटर जाओ, फिर साउथ में 1 किलोमीटर जाओ, वेस्ट में 1 किलोमीटर जाओ, तो ऐसे जब आप करोगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया में ज़्यादा करके पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्ल्ड के 2nd पॉपुलस कंट्री आपको पता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा ही होगी। और ब्राज़ील लैंड वाइज, एरिया वाइज इंडिया से बड़ा है, लेकिन वहाँ के पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला मैप दिया हुआ है वो आपको खुद करना है उसका आंसर। उसमें देख लेते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन का बेसिकली ये है, एक डॉट मेथड का मैप है। डॉट मेथड आपने 9th में करा था, 9th में क्लोरोपैथ मैप बनाया था आपने, आइसोप्लेथ और डॉट मेथड, ये 3 टाइप के मैप आपने देखे। तो ये डॉट मेथड का मैप है। इसमें जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा बड़े डॉट्स हैं और एकदम पास पास में डॉट है। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे जो डॉट्स हैं वो कम है, हाँ, और थोड़ा दूर दूर है एक दूसरे से। तो आप जब इंडिया का मैप देखोगे तो इसका आंसर तो आपको खुद बताना है, मैं एक ओवरऑल आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब नॉर्थ में आप देखोगे तो जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये एरिया में डॉट्स जो है एकदम क्लोज हैं एक दूसरे से, एकदम पूरा बड़े बड़े डॉट्स हैं। तो वहाँ पे इसका मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है वेस्ट बंगाल तक, असम के भी कुछ पार्ट में। और उसके बाद जैसे आप जम्मू कश्मीर में एकदम ऊपर देखोगे मैप में, तो वहाँ पे डॉट्स जो हैं वो दूर दूर हैं और कहीं कहीं पे तो नहीं है, मतलब वहाँ पे पूरा कोई रहता नहीं है, और जहाँ दूर दूर है वहाँ मतलब बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में देखो आप, तो अरुणाचल प्रदेश में भी डॉट्स दूर दूर है, या नागालैंड, मणिपुर, इस तरफ देखोगे तो डॉट्स दूर दूर है। लेकिन जैसे फिर से साउथ में आओ आप इंडिया के, तो केरल में फिर डॉट्स नज़दीक हो जाते हैं, तमिलनाडु में थोड़ा नज़दीक होते हैं, महाराष्ट्र में भी एकदम दूर भी नहीं है तो एकदम नज़दीक भी नहीं है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस एरिया में कितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो ये फर्स्ट वाला जो मैप दिया है और उसका जो क्वेश्चंस दिया है, जैसे स्टडी द मैप इन फिगर 6.1 एंड 6.1 बी और आंसर द क्वेश्चंस। तो 6.1 में डॉट मेथड है और 6.1 बी जो है वो क्लोरोपैथ मेथड से बना हुआ है। तो क्लोरोपैथ मेथड बेसिकली हमने देखा था कि एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लेते हैं और उसको एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, स्पेसिफिक शेड देते हैं, एक कलर का अलग अलग शेड होता है। तो इसमें इंडेक्स देखो आप 6.1 बी में,
तो नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, लेस देन 100 का अलग कलर है जो सबसे लाइट शेड है, 101 टू 250 का थोड़ा सा डार्क शेड है, 251 टू 500 का थोड़ा और डार्कर, और जो मोर देन 500 पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो वो जो है सबसे ज्यादा डार्क है वो शेड, मतलब डार्केस्ट है। तो आप इंडिया का मैप देखो तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, ये सब जो अपने जो स्टेट्स हैं वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे मोर देन 500 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो इसलिए उसका शेड अलग है। और उसके बाद 251 टू 500 का देखो तो वो भी इंडिया में है, जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, ये सब एरिया में देखो आप तो पॉपुलेशन इसमें आ रहा है। 101 टू 250 वाले में बहुत सारे स्टेट हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब स्टेट्स हैं, और नागालैंड, मणिपुर, वहां पे देखो नॉर्थ ईस्ट में। और लेस देन 100 मतलब कि जहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम है, 100 से ज्यादा लोग, 100 से कम लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, तो इसको देखो दोनों मैप को, 6.1A एंड 6.1B, और ये जो आंसर दिया है, जो क्वेश्चन दिया है उसके आंसर करो। इसमें जो डाउट रहेगा तो फिर हम लोग डिस्कशन में पूछेंगे। ये जो फर्स्ट दोनों मैप है उसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इंडियाज पॉपुलेशन इज अराउंड 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेंसस होता है कि हर 10 साल में वो काउंट करते हैं कि कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो जब पिछला सेंसस आया था 2011 में आया था, और अभी जो आने वाला है 2021 में आने वाला, मतलब अगले साल ही आ जाएगा। उस पर काम चल रहा है, काउंटिंग के लिए चल रहा है, लोग आते हैं घर पे और पूरा सर्वे करके जा रहे हैं। तो इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। India occupy only 2.41% of land area of the world, whereas supports 17.5% of world's population. तो इंडिया का जो लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड में है ओनली 2.41%, लेकिन इंडिया का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का 17.5% इंडिया का पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड के पॉपुलेशन का है इंडिया। मतलब अगर 100 लोग रहेंगे, अगर 100 लोग कहीं पे जमा है तो उसमें 17 मतलब 17 से थोड़ा ज्यादा लोग जो होंगे वो इंडिया के लोग होंगे। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, लेकिन लैंड इंडिया का बहुत कम है। इंडियाज एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 381% पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। तो आज से 10 साल पहले, मतलब 9 साल पहले, तो 382% रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर में। एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते थे। अब तो बढ़ गया होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया। ये जो नंबर्स हैं वो 10 साल पहले के हैं। इन इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिजियोग्राफी, क्लाइमेट फिजियोग्राफी, क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया का मैप आपने जो देखा फर्स्ट वाला जो डॉट मेथड वाला, तो उसमें देखो कि कहीं पे ये जो डॉट्स है बहुत ज्यादा पास में है, कहीं पे दूर दूर है। तो पॉपुलेशन ऐसा नहीं कि सब जगह पे 382 लोग ही रहते हैं, कहीं पे बहुत कम लोग रहते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा है। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये पॉपुलेशन। वो फिजियोग्राफी के हिसाब से जहाँ पे माउंटेन है या जहाँ पे रहने लायक जगह नहीं, जैसे डेजर्ट वगैरह है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा। जहाँ पे रिवर्स है, जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, सॉइल अच्छी है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा। और क्लाइमेट जहाँ का अच्छा है, जैसे मुंबई सिटी है तो उसका क्लाइमेट बहुत अच्छा है, कभी खराब नहीं होता है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट भी नहीं है, तो ऐसी जगहों पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोग्राफी, क्लाइमेटिक फैक्टर के अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वगैरह, वो तो सब फिजियोग्राफी में आ जाए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके हिसाब से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड होता है। ड्यू टू फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन दीज पार्ट फॉर मेनी सेंचुरीज। तो जहाँ पे इंडिया का जो पॉपुलस जो स्टेट्स हैं तो वहाँ पे बहुत पहले से ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ का लैंड जो है फर्टाइल है। जैसे नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे रिवर्स है बड़ी बड़ी, और वहाँ का लैंड जो है बहुत फर्टाइल है। वहाँ पे मतलब बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, खाने के लिए है, पानी पीने के लिए है, और वहाँ का जो लैंड भी है प्लेन है, ज़्यादा माउंटेन्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है।
वहाँ का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी अच्छा है, तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और आज से नहीं है, ये सेंचुरीज से, मतलब सैकड़ों साल पहले से। ड्यू टू फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन गॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस। लेकिन कई कई जगह पे ना, जैसे अभी महाराष्ट्र में ही, तो महाराष्ट्र का ओवरऑल जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो 251 टू 500 के अंदर आती है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगह हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे मुंबई है, तो मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, 1000 से भी ज़्यादा होगी पर स्क्वायर किलोमीटर। तो क्यों वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेड है, ऑफिसेज हैं, तो लोग पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं। जैसे नॉर्थ में जब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे फार्मिंग के लिए लैंड है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन गॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस। तो जो पॉपुलेशन का जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, एक जैसे सब जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एटसेट्रा, ऑन द कंट्री इन माउंटेनस हिली रीजन। तो जैसे बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है लगी है। अब तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बाहर जा रही है, लेकिन पहले की इंडस्ट्री यहीं पे थी। तो पहले के जो पॉपुलेशन थे बड़े बड़े सिटीज़ के आसपास ही रहते थे। और दूसरी तरफ देखो तो जो माउंटेनियस या हिली रीजन्स है, ड्राई डिजर्ट है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, डेंसिटी इज स्पार्स, वहाँ पे बहुत स्पार्स है, मतलब दूर दूर तक लोग रहते हैं, मतलब एकदम पास पास में लोग नहीं रहते, वहाँ पे डेंसिटी कम है। बिकॉज ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज़ एंड टफ लाइफ, वहाँ पे जाना तो मुश्किल होता है, एक्सेसिबल नहीं है। अपने यहाँ पे तो अच्छे अच्छे रोड्स होते हैं, रेलवे नेटवर्क अच्छा है, मेट्रो बन रही है सब जगह, तो जो आना जाना है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ईजी है। लेकिन जो हिली रीजन्स है वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए वहाँ पे जाना मुश्किल है। दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लाइफ वहाँ पे टफ है, इसलिए वहाँ पे लोग कम रहते हैं। अब जैसे इंडिया का देखा, वैसे हम ब्राज़ील का देखते हैं। पेज नंबर 39 पे फिगर 6.2a और फिगर 6.2b, वो आपको स्टडी करो। सेम जैसे इंडिया का एक डॉट मेथड वाला मैप था और एक क्लोरोपैथ मैप था, वैसे ही ब्राज़ील का भी एक डॉट मेथड वाला है 6.2a, और 6.2b जो है वो क्लोरोपैथ मेथड का मैप है। तो वहाँ पे आप जब देखोगे डॉट मेथड वाला, तो नॉर्थ ब्राज़ील में या वेस्टर्न ब्राज़ील में पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत लोग रहते ही नहीं, एकदम बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट है। और जैसे साउथ ब्राज़ील या वेस्टर्न कोस्टल ब्राज़ील की तरफ आप जाओगे, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, ब्राज़ील की तरफ आप जाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारे डॉट्स हैं, और मतलब डॉट्स साइज बड़े हैं या नज़दीक नज़दीक भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। खास करके आप देखो, स्पेशली साउथ ब्राज़ील में देखो, साउथ ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी है। सेम अगर आप 6.2 में देखो, तो वहाँ पे साउथ ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोर देन 300 का वो है, मतलब आप इंडेक्स में देखो तो सबसे पहले वाला कलर जो है, जो येलोइश है, थोड़ा येलो का शेड का, लेस देन 50 लोग रहते हैं। उसके बाद 51 टू 100, फिर 101 टू 150, 151 टू 300, मोर देन 300। तो मोर देन 300 एक सिर्फ ये रियो डी जेनेरो में है। और ब्राज़ीलिया देखो, रियो डी जेनेरो के थोड़ा ऊपर है ब्राज़ीलिया एक जगह, तो वहाँ पे ब्राज़ील पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, और रियो डी जेनेरो में, बाकी जगह पे बहुत कम है। ब्राज़ील के ज़्यादा करके तो जो पार्ट्स हैं वहाँ पे डेंसिटी लेस देन 50 है, ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर 50 लोग से भी कम रहते हैं, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे। तो ये जो इसके क्वेश्चन के आंसर है वो खुद करो आप, उसको आपको आइडिया मिलेगा। इसके बाद इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्राज़ील इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब इंडिया के कंपेयर में ब्राज़ील की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसके बाद भी ब्राज़ील को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बोलते हैं। मतलब हमने कॉन्टिनेंट जो बेसिक लेक्चर देखा था, तो 7 कॉन्टिनेंट थे, उसमें जब हमने देखा था, फिर नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका उसके नीचे, तो ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे पॉपुलस कंट्री है ब्राज़ील।
विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010। तो वहाँ पे भी 10-10 साल में सेंसस आता है। तो लास्ट सेंसस जो इनका इस पे आपके टेक्स्ट बुक बनी है 2010 के, तो अभी 2020 है तभी उनका सेंसस आया होगा। तो लास्ट सेंसस के हिसाब से उनकी जो पॉपुलेशन थी सिर्फ 19 करोड़ थी कंपेयर टू इंडियाज 121 करोड़, मतलब 101 करोड़ आगे हम लोग तब भी थे आज से 10 साल पहले, तो अभी तो बहुत आगे हो गए होंगे। इट रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ब्राज़ील इंडिया वर्ल्ड का 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकेंड है और ब्राज़ील 5th है। इट इज़ ऑल्सो द 5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया, और एरिया वाइज भी अगर ब्राज़ील को देखो तो वो भी एरिया वाइज भी वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट कंट्री है। ठीक है, Brazil occupies 5.6% of world's total land and has 2.78% of world's total population। तो लैंड वाइज ब्राज़ील के पास पूरे वर्ल्ड का 5.6% है और पॉपुलेशन वर्ल्ड का 2.78% है। तो इससे अगर इंडिया का आप कंपेयर करो तो इंडिया के पास लैंड है वर्ल्ड का ओनली 2.41% और इंडिया के पास पॉपुलेशन है वर्ल्ड का 17.5%। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इंडिया से लैंड कम है, लोग ज़्यादा है। ब्राज़ील के पास लैंड 5.6% है और लोग हैं 2.7%, मतलब लैंड ज़्यादा है, लोग कम है वहाँ पे। Therefore, the density of population is around 23% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ब्राज़ील की जो डेंसिटी थी 2010 में, आज से 10 साल पहले, वो थी 23% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 23 लोग। और इंडिया का जो था एवरेज डेंसिटी कितनी थी 382%, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ब्राज़ील के एक स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 23 और इंडिया के एक स्क्वायर किलोमीटर में 382। The distribution of population is very uneven in Brazil. The majority of Brazilians have concentrated within 300 kilometers of eastern coastal areas, also called the coastal lowlands. तो ब्राज़ील का मैप देखो तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस लगेगा। इंडिया में अनइवन है पॉपुलेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ इंडिया में इवन है। जैसे आप देखो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब में एक ही जैसा पैटर्न दिखेगा आपको। लेकिन ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा, मतलब कि कुछ ही जगह पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है, बाकी जगह पे पॉपुलेशन नहीं है ज़्यादा। तो मतलब बहुत हाईली अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे। ज़्यादा करके जो 300 किलोमीटर्स के आसपास के एरिया में ही पूरा ज़्यादा करके पॉपुलेशन है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको कोस्टल लोलैंड बोलते हैं। ईस्टर्न कोस्ट पे, साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे आप देखो ब्राज़ीलिया, रियो डी जेनेरो, इन्हीं सब के आसपास ही पूरा पॉपुलेशन है। Therefore, agriculture and industries have flourished well here। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उसी एरिया में वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर होते हैं। एज अ रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड हियर। तो यहाँ पे जो साउथ ब्राज़ील में पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड द इंटीरियर इन अमेजॉन बेसिन इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। अमेजॉन रिवर बेसिन जो नॉर्थ ब्राज़ील में, वहाँ की पॉपुलेशन वेरी स्पार्सली, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे, बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं। क्यों ऐसा रहता है? बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेट। वहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, रोज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल, और क्लाइमेट भी अनफेवरेबल, मतलब गर्मी भी लगती है वहाँ पे, बारिश भी होती है और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। इनएक्सेसिबिलिटी, वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जंगल है वहाँ पे, बहुत एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे जा नहीं सकते, डेंस फॉरेस्ट है। रिवर है, अमेजन रिवर खुद एकदम, फिर वहाँ कहीं, तो वहाँ जब पहुँच ही नहीं सकते तो रहेंगे कैसे? आर द बैरियर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो अनफेवरेबल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, इनएक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट, ये 4-5 चीज़ें हैं जो बैरियर बनाती हैं ह्यूमन सेटलमेंट के रहने के लिए। मतलब ह्यूमन सेटलमेंट रह ही नहीं सकता वहाँ पे। देयरफॉर सेटलमेंट्स अकर ओनली इन फ्यू प्लेसेस इन अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन पे कुछ जगहों पे ही ह्यूमन सेटलमेंट है, कहीं कुछ जगहों पे ही लोग रहते हैं, बाकी ज़्यादा जगहों पे लोग रहते नहीं हैं। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज लेस पॉपुलेटेड। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द इन द हाईलैंड ऑफ ब्राज़ील इज मॉडरेट। तो ब्राज़ील के जो हाईलैंड, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, हमने देखा था कि नॉर्थ में जो है गुआना हाईलैंड है ब्राज़ील की, जो साउथ ब्राज़ील में है, जो या सेंट्रल से साउथ ब्राज़ील तक का जो एरिया है उसको ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोलते हैं। तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मॉडरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है,
तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, मतलब अमेजोन रिवर बेसिन के कंपेयर में ज़्यादा लोग रहते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे। अब हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उस पर मूव करते हैं, वो है रिलेटेड कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसा है। तो उसमें 4-5 पैरामीटर्स हैं, जैसे फर्स्ट है सेक्स रेशियो, सेकंड है एज एंड सेक्स पिरामिड, फिर उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लास्ट में है लिटरेरी रेट। तो फर्स्ट हम सेक्स रेशियो देखते हैं। तो सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन रीजन। किसी पर्टिकुलर एरिया में पर 1000 मेल्स पे कितने फीमेल है पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो इंडिया और ब्राज़ील का दोनों का फिगर 6.3 में देखो ग्राफ है वहाँ पे सेक्स रेशियो का। ऊपर ब्राज़ील का है, नीचे इंडिया का है। सेक्स रेशियो ब्राज़ील का आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे है ईयर दिया है, वाई एक्सिस पे सेक्स रेशियो का नंबर दिया कि 924, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1020, मतलब कितनी लड़कियाँ हैं पर 1000 बॉयज़ पे। और इंडिया का भी देखो यहाँ पे 900 से 220 से 111 तक 1100 तक दिया हुआ है। और एक्स एक्सिस पे ईयर दिया, वाई एक्सिस पे रेशियो है, और एक्स एक्सिस पे ईयर, मतलब ईयर 1961 में क्या था, 1971 में क्या था, 81 में, 91 में, 2001 में, 2011 में। तो ब्राज़ील का आप देखो थ्रू आउट 1961 टू मोर देन 1000 रहा, मतलब ब्राज़ील में 1000 बॉयज़ पे 1000 गर्ल्स से ज़्यादा रही हमेशा। और अब जब देखो लेटेस्ट 2011 या 2010 से तो और अपवर्ड ग्राफ हो गया। 2011 में तो अराउंड 160-180 के बीच में आ गया, मतलब वहाँ की सेक्स रेशियो अच्छी कही जाती है। और इंडिया में आप देखो तो इंडिया में 1961 में 940 थी, और उसके बाद 1971 में डिक्लाइन हो गया, 81 में थोड़ा ऊपर आया, 91 में फिर से डिक्लाइन हुआ, 2001 में थोड़ा ऊपर, 2011 में थोड़ा ऊपर है, तब भी 940s की रेंज में ही है, मतलब 950 भी नहीं रीच किया है। जबकि आइडियल कंडीशन होता है 1000 होना चाहिए, लेकिन इंडिया में 60 का गैप अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो कि खराब है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब या तो इक्वल ही होना चाहिए बेसिकली दोनों। तो इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू बोथ कंट्रीज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आर प्रोमिनेंटली नोटेबल। तो इंडिया और ब्राज़ील की पॉपुलेशन में आप जो है डिफरेंस नोट कर सकते हो कि इंडिया में लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं, ब्राज़ील में लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। द सेक्स रेशियो ब्राज़ील हैज़ बीन मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स। तो मोर देन 1000 वहाँ पे पहले से ही रहा है, शुरू से ही देखो 1961 से अब तक 1000 रहा है। कंसिडरिंग द सेक्स रेशियो ब्राज़ील, द नंबर ऑफ वुमेन हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज्ड देन मेन सिंस 2001। 2001 से वहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन्स इंक्रीज हुई है ब्राज़ील में। इन इंडिया मेन आउट नंबर वुमेन, इंडिया में मेन ज़्यादा हैं वुमेन के कंपेयर में। In India, we see fluctuation in sex ratio since few decades. There has been a slight increase in sex ratio after 1991. तो 1991 का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है सेक्स रेशियो में, लेकिन उतना नहीं है जो डिजायर्ड होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं अभी तक पहुंचा है। तो इसीलिए सेव गर्ल टीच गर्ल, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब हम लोग अभी भी स्लोगन देते हैं और उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। अब पेज नंबर 41 पे आओ, वहाँ पे है एज एंड सेक्स पिरामिड। यहाँ पे दो ग्राफ है, वो पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर है, वो एज और सेक्स है, मतलब कि एज ग्रुप दिया है अलग से और मेल और फीमेल दो अलग अलग कैटेगरीज में। तो एज ग्रुप आप देखो, ऊपर वाला जो है वो ब्राज़ील का है पिरामिड ईयर 2016 के डेटा पे, और जो नीचे वाला पिरामिड है जो फिगर 6.4 का, वो है इंडिया का 2016 का डेटा, उसमें भी यूज किया बनाने पे। और पिरामिड कैसे रीड करते हैं वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखो। तो एक्स एक्सिस पे मेल और फीमेल दोनों दिया है, मतलब ब्लू कलर का जो है वो मेल का डेटा है, और जो पिंक कलर का है वो फीमेल का डेटा प्लॉट किया हुआ है।
वाई एक्सिस पे एज ग्रुप है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, ऐसे जाते जाते लास्ट में 100 प्लस वो एज है, मतलब 0 to 4 एज ग्रुप के कितने लोग हैं। एक्स एक्सिस पे आप देखो जहां मेल और फीमेल का ज्वाइन है वहां पे बीच में 0 0 लिखा है, उसके लेफ्ट में मेल का जहां स्टार्ट हो रहा है तो परसेंटेज है 0 4 6, और फीमेल वाला जो है वो राइट साइड जाओ तो 0 4 6 ऐसा है, मतलब कितने परसेंट। तो 0 to 4 ब्राजील का आप देखो तो 0 to 4 एज ग्रुप जो है उसमें टोटल पॉपुलेशन ब्राजील का जो मेल है वो 4% से कम है, फीमेल का भी 4% से कम है। 5 to 9 में मेल का भी 5 to 9 में भी 4% से कम है और दोनों साइड 4% से कम है। तो एक हिसाब से देखोगे तो ब्राजील का जो पिरामिड है वो लगभग इक्वल है, मेल और फीमेल का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होते जा रहा है। लेकिन अब जब 0 to 14 वाले एज ग्रुप में आओ तो उसमें ब्राजील में मेल पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। आप देखो तो 0 to 14 में जो ब्लू ग्राफ है वो 4 से ज्यादा है। जब 10 to 14 वाले में 10 to 14 वाले में फीमेल का जो है वो 4 से थोड़ा कम है, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें इसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो अब इसी तरह से आप इंडिया का देखो जो नीचे वाला ग्राफ है उसमें 0 to 4 वाले में 0 to 4 वाले एज ग्रुप में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 4% से ज़्यादा है मेल का, और फीमेल का भी 4% से ज़्यादा है। मेल इनफैक्ट 4.5 के आसपास होगा, फीमेल का 4.2 के आसपास ऐसा कुछ होगा। वैसे ही जब 5 to 9 वाले एज ग्रुप में आप देखोगे इंडिया का उसमें भी 4 से ज़्यादा है, और गर्ल और बॉयज़ का मतलब मेल और फीमेल दोनों पॉपुलेशन कम ज़्यादा है। तो इसको आप जब स्टडी करते जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस एज ग्रुप में कितने पॉपुलेशन है किस कंट्री में, उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो इसको देखते हुए बेसिकली ये पिरामिड जो है यहाँ पे आपके यहाँ पे जो कार्टून कैरेक्टर्स तो बनाए हुए हैं, एक लड़की और एक लड़का, तो वो लोग डिस्कस करते हैं। हमारी जब क्लासेस रहती तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब उसको 2 जन पढ़ते हैं फिर समझते हैं हम लोग सब उसको। तो इसमें सेक्स और पॉपुलेशन दिखाया हुआ है, एक में एज ग्रुप है और सेक्स और पॉपुलेशन है। उसमें इससे क्या होता है, किसी भी जगह का जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट है, मतलब कि कितने एज ग्रुप में कितने लोग रहते हैं वो स्टडी करते हैं इस टाइप का पिरामिड वाला ग्राफ बना के। तो इसको देखते हुए जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, कंसीडरिंग द एज ऑफ पॉपुलेशन, ब्राजील्स पॉपुलेशन इज गेटिंग स्लोली ओल्डर बट इन इंडिया द सिचुएशन इज डिफरेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज मोर, दिस मीन्स इंडिया हैज़ हायर वर्किंग पॉपुलेशन। तो इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ओल्ड पॉपुलेशन, और ब्राज़ील में ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा, वहाँ के लोग ओल्ड हो रहे हैं। जैसे आप ऊपर वाले ग्राफ में भी देखोगे, जैसे है 55 to 59 वाले में, 55 to 59 में इंडिया में 2% से थोड़ा ज़्यादा है, हाँ। लेकिन ब्राज़ील में आप देखो वही वाला 55 to 59 2.5 के आसपास होगा, हाँ। तो ब्राज़ील में जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो लड़की का लास्ट वाला है उसमें है, इन दिस पिरामिड वी कैन सी दैट नंबर ऑफ यंग पीपल इज मोर इन बोथ द कंट्रीज बट प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इज मोर इन इंडिया वाइल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन एज ग्रुप दैट इज अबव 80 ईयर इंडिया इज मोर इन ब्राज़ील। तो जो यंग पॉपुलेशन है दोनों कंट्री में ज़्यादा है, लेकिन जो चिल्ड्रन है ना, जो बच्चे हैं, जो 0 to 4 वाले कैटेगरी में आप देखो या 5 to 9 वाले में देखो, वो इंडिया में ज़्यादा है। मतलब इंडिया में जो कुछ सालों में, अगले 10 साल में ये जो 0 to 4 में है वो और 10 साल बड़े हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे वो 14 तक के चले जाएंगे, मतलब 14 वाले 10 to 14 वाले एज ग्रुप में चले जाएंगे, या और 10 साल में वो फिर से इसके बाद आप देखोगे तो 20 to 24 वाले में चले जाएंगे। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन यंग होते जाएगा, और तो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में। तो ये इस ग्राफ का पूरा ये आपका समरी है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ कौन से रेट से हो रहा है। तो इंडिया और ब्राज़ील दोनों का देखो, ऊपर ब्राज़ील का है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और नीचे इंडिया का है। वहाँ पे ग्राफ में वाई एक्सिस पे है
ग्रोथ रेट परसेंटेज में, और एक्स एक्सिस में है ईयर। तो ब्राज़ील का देखो 1960 में वहाँ का जो ग्रोथ रेट था वो 3% था। इसके बाद से डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। तो 3% से कम हो रहा है, और फिर उसके बाद 1970 में देखो तो 2.5 से भी नीचे आ गया। हाँ, और उसके बाद 1975 के आसपास थोड़ा सा और डिक्लाइन हुआ, और 1980 पे और डिक्लाइन हो रहा है। मतलब एकदम शार्पली डिक्लाइन होते होते अब ईयर 2000 तक का डेटा यहाँ पे दिया है। तो ईयर 2000 में 0.5 से भी नीचे आ गया है। वेयरएज इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ आप देखो तो यहाँ पे 1961 से 2011 तक का डेटा दिया हुआ है। तो 1961 में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 2, फिर 71 में 2 से भी ज़्यादा बढ़ गया, फिर एकदम एक लीनियर जा रहा, मतलब एक ही लाइन, मतलब ज़्यादा ही है, 2 के ऊपर ही था। और उसके होते होते फिर धीरे से 1991 के बाद डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ रेट, और अभी भी जो इंडिया का ग्रोथ रेट है 1.5 के आसपास है, मतलब हायर साइड में ही है। ब्राज़ील का जो ग्रोथ रेट है वो 0.5 से भी नीचे आ गया। तो इंडिया का पॉपुलेशन 2 से 1.5 के बीच में रहा। ब्राज़ील बहुत पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3 था, 3 से 0.5 के आसपास आ गया। तो इसमें इस ग्राफ में बेसिकली दिखाते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ कौन से रेट से हो रहा है। यहाँ पे जो लाइंस हैं वो लाइन जो नीचे जा रही है, नीचे जाना मतलब कि डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। ऊपर जाने का मतलब अपवर्ड अगर जा रहा होता तो मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ब्राज़ील में बहुत शार्पली हुआ, तो उसके ऊपर से एकदम नीचे तक आ गया काफ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन ब्राज़ील, हाउएवर दैट इज नॉट द कंडीशन इन इंडिया। तो ब्राज़ील में जहाँ पे 3% से अब 0.5 से भी नीचे आ गया, इंडिया में ऐसा केस नहीं है। 2 से अभी 1.5 के आसपास है इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। However, this is not the condition in India. From 2011 to 2001 to 11, India's population increased by 18.2 crore. तो 2001 से 2011 10 साल में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 18.2 करोड़ इंक्रीज हुई, और हमने ब्राज़ील का पॉपुलेशन टोटल देखा था 19 करोड़ ही है। ठीक है, तो मतलब जितना ब्राज़ील की टोटल पॉपुलेशन इंडिया के 10 साल में उतना इंक्रीज हो गई थी। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज हायर टिल 1971, देन rate stabilized. The rate of population growth is now declining, but the population is still growing. तो इंडिया का जो हमने वही देखा कि 71 में इंक्रीज हो गई थी, उसके बाद बहुत टाइम तक एक स्टेबल थी, वही सेम रेट पे चल रहा था, लेकिन 91 के बाद फिर से डिक्रीज हो रही है। लेकिन अभी इतनी डिक्रीज नहीं हो रही, उतना ग्रोथ रेट इतना डिक्रीज नहीं होना जितना होना चाहिए। It is observed that in Brazil the rate of growth is declining and Brazil's population may not increase in next 2 decades. तो अगर यही रेट रहा ब्राज़ील की पॉपुलेशन की ग्रोथ का, तो अगले 2 डिकेड मतलब नेक्स्ट 20 ईयर्स में भी ब्राज़ील का पॉपुलेशन कुछ खास नहीं बढ़ने वाला है, जबकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब होता है कि कितना लंबा लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना साल तक जीते हैं वहाँ के पॉपुलेशन, जिंदा रहते हैं कितने सालों तक। तो ऊपर उसमें ब्राज़ील का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऊपर वाले ग्राफ में, नीचे वाले में इंडिया का है। तो आप वहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे ईयर है दोनों में, और वाई एक्सिस पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो ईयर 1960 में ब्राज़ील का जो एवरेज एज थी वहाँ की पॉपुलेशन, मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ब्राज़ील में, वो थी 54 ईयर्स, और 1970 में 59, 1980 में 62, फिर 65, 70 ऐसे इंक्रीज होते होते 2016 में ब्राज़ील का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 75 हो गया। मतलब 1960 में जहाँ लोग 54 ईयर एवरेज जीते थे, अब 75 तक लोग रहते हैं वहाँ पे ब्राज़ील में 2016 तक। इंडिया में 1960 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 41, और फिर 48, 54, 58, 63, 67, 68, तो अभी 68 है। मतलब इंडिया में 68 तक एवरेज एज मानते हैं। तो आप ये जो ग्राफ देखो तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते जा रही है, वो इसलिए बढ़ते जा रही है कि अभी बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वगैरह। पहले इतना हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, दवाइयाँ वगैरह नहीं थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे मर जाते थे कुछ छोटी मोटी बीमारियों में भी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Increase in life expectancy is an indicator of development of that country. Improvement in medical facilities, progress in medical field,
एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड लीड टू इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एज बढ़ रही है वहाँ के लोगों की, तो इसका मतलब उस कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मेडिसिन मिल रही हैं टाइम पे, उनको खाने के लिए अच्छी चीज़ मिल रही है, न्यूट्रिशियस चीज़ें मिल रही हैं खाने के लिए। इन मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्टिल लेस, बट विथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ इंक्रीजिंग। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में कम है अभी भी, लेकिन अब इंक्रीज़ हो रहा है। इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री में आती है तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 68 है। जैसे जापान वगैरह जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ पे 80 ईयर्स तक, 80 के ऊपर तक हो गया है अब तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन इंडिया में कम है, लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इंडिया में भी जो डेवलपमेंट हो रहा है। अब जो लास्ट ग्राफ है पेज नंबर 44 पे फिगर 6.7 वो है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट में आप देखो तो वहाँ पे ऊपर ब्राज़ील वाला ग्राफ है, नीचे इंडिया का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे दिया है ईयर 1981, 1991, 2001, 2011, 2016। इंडिया का 1981, 91, 2000, 2011, 2016। और वाई एक्सिस पे जो है वो लिटरेसी रेट है। तो ब्राज़ील में 1981 में लिटरेसी रेट था 74.6, मतलब 100 में से 74.6 लोग पढ़े लिखे थे। 1991 में 80 हो गया, फिर 2001 में 86.4, 2011 में 91.4 और 2016 जो लेटेस्ट डेटा है अवेलेबल 92.6% ऑफ ब्राज़ीलियंस आर लिटरेट, वो पढ़े लिखे थे। तो और इंडिया में भाई कंपेरेटिव स्टडी आप करो तो 1981 में 40 था, 91 में 48, 2001 में 61, 2011 में 69.3, 2016 में 72.2 जो लेटेस्ट डेटा था। तो लिटरेसी के इसमें भी आप देखोगे तो ब्राज़ील जो है इंडिया से आगे है। इंडिया ब्राज़ील के कंपेयर में थोड़ा पीछे है लिटरेसी की, रेट ऑफ लिटरेसी के हिसाब से। जो ब्राज़ील में 1981 पे 74.6% लिटरेट था, इंडिया में 2016 में भी अभी तक 72.2% ही लोग लिटरेट हुए हैं। तो इससे आपको पूरा आइडिया मिल गया कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, ब्राज़ील की पॉपुलेशन कैसी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ब्राज़ील की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा रहती है, ब्राज़ील की कहाँ रहती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब स्टडी करेंगे तो इसका ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब कि कौन से एरिया में अगर लोग रहते हैं तो क्यों रहते हैं वहाँ पे, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लोग रहते हैं। तो बाकी जो ग्राफ के नीचे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ट्राई करो, खुद देखो, और जो नहीं आता है वो मुझसे आप पूछो।